जी अस्सलाम वालेकुम। तनवीर मुगल हेयर, रियल स्टेट बिजनेस क्लब। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना की दफ़ा हमें पूरे पाकिस्तान की लीडरशिप का इंटरव्यू करने का मौका मिला, जिसमें हमने मार्केटिंग कंपनीज़ के हेड्स, बिल्डर्स, डेवलपर्स के इंटरव्यूज़ किए और ये जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान की मार्केट की क्या डायनेमिक्स हैं। मार्केटिंग वाले लोग कैसे पाकिस्तान की मार्केट को देख रहे हैं, बिल्डर्स कैसे चीज़ों को देख रहे हैं और डेवलपर्स किन बुनियादों पर काम कर रहे हैं। हमारे ये तमाम इंटरव्यूज़ करने का मकसद होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो रियल स्टेट कम्युनिटी है उनको अवेयरनेस दी जाए और जितने यंगस्टर्स हमारी मार्केटों में नए एंटर हो रहे हैं, नए पैशन के साथ, नए जज्बे के साथ, उन लोगों को लीडरशिप के साथ कनेक्ट करना और उनसे इंस्पायरेशन लेना कि किस तरह के जो लोग हैं हमारे, किस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया था, किस तरह से आज वो परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी हमारे पास सक्सेस स्टोरीज़ हैं जिन सक्सेस स्टोरीज़ को पाकिस्तान की शान कहा जा सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हम्बल स्टार्ट लिए और आज मेगा प्रोजेक्ट्स वो कर रहे होते हैं। तो इसी तरह के तसलसल, इन्हीं इंटरव्यूज़ के तसलसल को जारी रखते हुए आज मैंने उमर शहजाद साहब को दावत दी है अपने इस इंटरव्यू के अंदर। उमर शहजाद को मैं पिछले तकरीबन 7-8 साल से जानता हूँ। हमारा टोस्ट मास्टर क्लब में मुलाकात हुई जब ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी चलाया करते थे और उसके बाद मैंने इनकी ट्रांजिशन देखी कि इन्होंने रियल स्टेट में कदम रखा और बड़े अच्छे तरीके से रखा और DMR लॉजेस के नाम पे मरी में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसके ये CEO हैं। और इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी और रियल स्टेट का जो इन्होंने एक उसको जोड़ के जो उसके अंदर सहूलियात और एक नई चीज़ को इंट्रोड्यूस कराया, डैट इज़ रियली इंस्पायरिंग फॉर मी। और डैट्स वाई मैंने उमर शहजाद साहब को आज दावत दी है कि वो हमारे इस इंटरव्यू में आएँ ताकि जो यंगस्टर हैं पाकिस्तान के वो देखें कि इस उम्र में भी इन्होंने कितनी ज़बरदस्त कामयाबियाँ हासिल की हैं। तो मैं आज आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ उमर शहजाद साहब से। अस्सलाम वालेकुम उमर शहजाद भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे इंटरव्यू में तशरीफ़ लाए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से आपने अपने इस सफ़र का आगाज़ किया। सबसे पहले तो तनवीर भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी बात करने की। सेकेंडली जैसे आपने सवाल किया कि सफ़र का आगाज़ कैसे किया, तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से ये एक बहुत ही हम्बल स्टार्ट था। लाइक आई स्टार्टेड बैक इन 2011। 2011 से मैंने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट की अपनी, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये माइंड सेट अल्लाह की तरफ से आप कह रहे हैं बाय बर्थ डेवलप था कि कोई ना कोई अपना वेंचर जो है वो स्टार्ट करना है। सो इनिशियली मैंने अपनी जो लर्निंग जर्नी, जो मेरी पहली प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है वो 2011 में है, जो कि मैंने IT से रिलेटेड की। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एजुकेशन स्टार्ट हो गई, ICS किया, देन आई वेंट टू द यूनिवर्सिटी, आई डिड माई BS कंप्यूटर साइंस विद अ डिस्टिंक्शन। तो इन बिटवीन ये जो मेरा 4-5 साल का एरिया अरसा गुजरा जिसमें मैं डिग्री कर रहा था, तो उस दौरान ही मैंने अपना प्रोफेशनल कैरियर जो है अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कर लिया था। मैंने मार्केट के अंदर जो IT से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर वो करना स्टार्ट किए। और आप देखें कि ये वो टाइम है 2012 जब IT की अवेयरनेस का आप कह लें कि स्टार्टिंग टाइम है, क्योंकि IT का काम तो स्टार्ट हो गया, डिग्रीज़ वगैरह की तरफ लोग जाना शुरू हो गए, बट प्रोफेशनली उस वक्त बहुत कम लोग थे जो इस काम को देख रहे थे। इनिशियली मैंने फ़ील भी किया, लैग फ़ील किया, कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई गाइडलाइन नहीं थी। तो जो भी मैं कर रहा था मैंने आप कह सकते हैं कि अपने ओन के ऊपर चीज़ों को करना। बल्कि सबसे जो बड़ी लर्निंग हुई इस जर्नी में मुझे, क्योंकि गाइडलाइन नहीं थी, तो मुझे ये मौका मिला कि सीखना कैसे है चीज़ों को। तो मैंने बेसिकली आई लर्न द आर्ट ऑफ लर्निंग। मैंने सीखने का जो अमल है कि कैसे गूगल से, यूट्यूब से जो है वो सीख कर अपनी जर्नी को जो है वो आगे बढ़ाना है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये मौका मिला। देन जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो उसके बाद प्रॉपरली मैंने एक बिज़नेस लॉन्च किया। उस दौरान मैं काफ़ी डिफरेंट और वेंचर्स में इन्वॉल्व रहा, जो कि जैसे कि हमारे माशरे के अंदर कुछ कामों को ऑड जॉब समझा जाता है। लाइक मैं आप अपनी एक एग्जांपल देना चाहूँगा ज़रूर कि मैंने वो काम भी किए खुद। वैसे ज़ाती तौर पे मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में हमेशा क्लास में लेट पहुँचने वाला स्टूडेंट था, बट इन बिटवीन मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली पिक एंड ड्रॉप बिज़नेस करने की। तो मैं सुबह 6 बजे उठ के
गाड़ी निकाल के बच्चों को पिक करना, स्कूल पहुंचाना, इस लेवल तक भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है आप कह सकते हैं ग्राउंड लेवल के ऊपर जो है वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की। देन इन बिटवीन आई टुक अ स्टार्टअप ऑफ एन ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर। जिस वक्त यहाँ पे पाकिस्तान की मार्केट के अंदर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ग्रॉसरी बिजनेस की अवेयरनेस ना होने के बराबर थी बिफोर कोविड के बाद तो बहुत से स्टार्टअप्स आए, एंड इन बिटवीन आईटी कंपनी को इसके साथ साथ में जो है वो रन करता रहा हूँ। तो ये सारा मेरा आप कह सकते हैं कि एक इन जनरल जो है वो एक स्टार्टअप की कंप्लीट मैंने आपको जर्नी शेयर की कि किस तरह से इवॉल्व हो के situation इसमें यहाँ तक मैं गई। थोड़ा सा ये चाहता हूँ कि आप जो आईटी कंपनी आप चलाते रहे हैं, जी जी। आईटी कंपनी में बेसिकली क्या सॉल्यूशंस देते रहे हैं, या आपकी कंपनी डिजिटल मार्केटिंग करती थी, क्या बेसिकली सर्विसेज क्या इंट्रोड्यूस उसमें आपने कराई थी? सर्विस एरिया की अगर बात की जाए तो इनिशियली वी वर अ मिक्स्ड मैच कंपनी, जिसमें हम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग को भी एक्सप्लोर किया। हमने सर्विस इंडस्ट्री में भी कुछ लेवल अरसा काम किया डिफरेंट कंपनीज़ को जो हम आईटी की सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। देन एक स्पेसिफिक टाइम के बाद मैंने ये चीज़ फील की कि वी शुड गो फॉर अ प्रोडक्ट, एंड देन फॉर दैट एरिया मैं पाकिस्तान की लोकल मार्केट के अंदर जो है वो एक्सप्लोरेशन कर रहा था कि कौन सा ऐसा ओपन एवेन्यू है जिसको पाकिस्तान के अंदर अडॉप्ट किया जाए, जिसके अंदर हम एक अच्छी प्रोडक्ट ला सकते हैं। उस रिसर्च पीरियड में मुझे जो एरिया मैंने आइडेंटिफाई किया जहाँ पे एक आईटी की टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट की ज़रूरत थी, वो मुझे लगा कि वो एक रियल इस्टेट इंडस्ट्री है। देन हमने अपना जो फोकस था अपनी आईटी कंपनी का वो रियल इस्टेट प्रोडक्ट के ऊपर शिफ्ट कर लिया, और अल्लाह ताला के करम फजल के साथ हमने अपने इस इरा के अंदर, इस टाइम के अंदर, सिंस आई विल टॉक अबाउट सिंस लास्ट 6 ईयर्स, पिछले 6 सालों के अंदर हमने एक ही प्रोडक्ट जो रियल इस्टेट ईआरपी सोल्यूशन, रियल इस्टेट मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको डेवलप किया, जो कि एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एंड रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है रियल इस्टेट की इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो ईआरपी कंप्लीट सॉल्यूशन आपने बनाया जिसके अंदर सारा बिल्डर को वो अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें उसको मिल जाती हैं। जी बिल्कुल। इन जनरल अगर मैं बात करूं तो ये जो सोल्यूशन है ये एक रियल इस्टेट डेवलपर कंपनी से मेरी मुराद जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनके जितने भी पेन पॉइंट्स हैं फ्रॉम इनिशियल स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टिल डिलीवरेंस ऑफ प्रोजेक्ट एंड आफ्टर दैट जो उनको सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं, यूटिलिटीज़ एंड बिलिंग, ये एंड टू एंड सोल्यूशन है जो कि ये सारे स्टैक को कवर करता है। ठीक है उमर, मैं चूँकि आपको पता है कि रियल एस्टेट बिजनेस क्लब को चेयर कर रहा हूँ, आई हैव मैनी मोर एग्जांपल्स जिसमें डिजिटल और टेक के जो लोग हैं वो रियल एस्टेट में कन्वर्ट हुए हैं। समटाइम मैंने देखा कि वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होते हैं, लोगों को लीड्स दे रहे होते हैं, एंड दे ऑब्जर्व के यार हम जो लीड्स दे रहे हैं डीलर्स इसके ऊपर उतनी तवज्जो से काम नहीं करते, या जो इस डिजिटल मार्केटिंग के साथ जो फिर सेल्स की साइंस लगती है वो मिसिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से वो मार्केटिंग ज़ाया हो रही होती है। तो वो लोग खुद मार्केटिंग में आ जाते हैं, खुद सेल्स में आ जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं। आप कैसे रियल एस्टेट में आ गए? क्योंकि आप भी, एक चीज़ तो मुझे समझ आ गई कि आपने ईआरपी और एक प्रोडक्ट डेवलप किया रियल एस्टेट के लिए, बट वो कौन सा असल में वो कौन से लम्हात हैं जब आपने ये फैसला किया कि अब आप रियल एस्टेट में आ रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये 6 साल की जर्नी थी रियल इस्टेट ईआरपी सोल्यूशन डेवलप करने वाली, इसमें मैंने एक्सप्लोर किया कि जिस तरह मुझे ये गैप मिला कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री को एक डिजिटल प्रोडक्ट की ज़रूरत है, और उसके ऊपर मैंने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह विद माय टीम। तो इसी तरह जब मैं अपने इस टाइम पीरियड में मैं डिफरेंट डेवलपर्स के साथ मिलता रहा, बिज़नेस ओनर्स के साथ मिलता रहा, तो मैंने ये गैप भी आइडेंटिफाई किया कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री को इस वक्त प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत है जो कि प्रोजेक्ट्स की डिलीवरेंस के ऊपर काम करें, और जो कि एक अच्छी रियल इस्टेट प्रोडक्ट जो है एक अच्छी प्रॉपर्टी को डेवलप करके लोगों के सामने ला सकें, जिसमें वो इन चीज़ों का ख्याल रखें कि जो प्रोडक्ट जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं वो मार्केट के अंदर स्टैंड आउट करे। सो कीपिंग दैट पर्सपेक्टिव इन माई माइंड, मैंने फिर आगाज़ किया, हंटिंग स्टार्ट की कि हाउ आई कैन जंप इनटू दिस गेम ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ओके, तो मतलब ऐसे आप आए। फिर अब जो कि जब रियल एस्टेट में कोई भी बंदा आने का फैसला कर लेता है तो रियल एस्टेट बड़ी वास्ट फील्ड है। आपको मैंने देखा, आप रहते भी बहरिया में हैं, आपका ऑफिस भी बहरिया में है। बहरिया में हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हो सकती थी, डीएचए में हो सकती थी, जीटी रोड पे हो सकती थी। तो आपने ये अम्मार लॉजेस मरी में जाके शुरू करने की क्या ख़ास वजह बनी? हाँ बिल्कुल, जैसा कि तनवीर भी मैंने आपसे बात की कि स्टैंड आउट करने वाली प्रोडक्ट,
सबसे पहली बात तो ये है कि आई ऑब्जर्व्ड अ लॉट ऑफ सिचुएशन इन करंट मार्केट। मेरा इस बात से मकसद ये है कि करंटली अगर मार्केट के अंदर हम देखें तो देर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे इर्द गिर्द, प्रोजेक्ट नए आए दिन हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि कंपनीज नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही हैं। मैंने इस कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में मैं लास्ट टाइम एक यूएस की एक रिसर्च पब्लिश हुई, वो मैं देख रहा था कि उसमें हमें ये फैक्ट्स पता चले कि आने वाले वक्त में जो कमर्शियल मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स, वो एक रिसेशन की तरफ जो है ना वो जाते हुए मुझे नज़र आए। तो मैंने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दी कि वाई क्या रीजंस हैं कि ये जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होंगे वो फ्यूचर में, जबकि कोविड के अंदर आप लोगों ने देखा भी कि जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा शिफ्ट ऑनलाइन इंडस्ट्री की तरफ हो गया। तो अब इस चीज़ को बेस रखते हुए मैंने ये देखा कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जिस चीज़ की गुंजाइश है वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, रेजिडेंस की जो है वो काफ़ी किल्लत मैंने महसूस की। देन ऑन दी अदर एस्पेक्ट मैंने ये देखा कि रेजिडेंशियल प्रोडक्ट, ऐसी कौन सी प्रोडक्ट हो सकती है जो हम रेजिडेंशियल बनाएं जिसमें हम अपने इन्वेस्टर को बेहतर आरओआई, जो नॉर्मल मार्केट है उससे एक बेहतर आरओआई जो है वो दे सकते हैं। देन आई केम टू नो कि जो टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं वहाँ पे रेजिडेंशियल यूनिट्स की जो रेंटल रिटर्न है वो आम जगहों के कमर्शियल से भी कंपैरेटिवली बेहतर होती है। देन वी स्टार्टेड टू लुक ऑन द प्लेसेस। फिर हमने मरी को सिलेक्ट किया कि हम मरी में प्रोजेक्ट करेंगे। अब मरी के अंदर प्रोजेक्ट करने की फिर कुछ सिग्निफिकेंस है कि हमने मरी को क्यों सिलेक्ट किया। हाँ, मैं बिल्कुल ये सवाल मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि देखें अब जो पिछली हुकूमत गुजरी है इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब ने टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, बहुत ज़्यादा पंप इन किया है और उससे इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। बट उन्होंने तो ज़्यादा काम अगर देखा जाए तो स्वात, कलाम, KPK की बहुत सारी नई साइटें उन्होंने दी हैं हमें और बहुत सारा ऐसा काम। तो आप वाई मरी? ऐसा ही है तनवीर भाई, इसमें जैसे मैंने बात की कि हम, पहला तो पॉइंट ये हो गया कि हमने एक टूरिज़म स्पॉट को सिलेक्ट करना था। जैसे आपने कुछ नाम लिए, स्वात, कलाम एंड अलॉट मोर जो है वो काफ़ी सारे थे। इसकी मरी को सिलेक्ट करने की चंद वजूहत हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रियल इस्टेट में नॉर्मली जब भी किसी रियल इस्टेट गुरु की आप कोई कम्युनिकेशन या इंटरव्यू सुनेंगे उसके अंदर एक जुमला आपको सुनने को मिलता है कि अगर सवाल किया जाए कि आप कौन सी चीज़ प्रॉपर्टी लेते हुए सबसे पहले देखते हैं, तो वो कहेगा जी लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। अच्छा, लोकेशन जो है वो मैटर क्यों करती है? कोई ना कोई उस लोकेशन की सिग्निफिकेंस होती है जिस वजह से वो लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है। अब मरी की जो स्ट्रेटेजिकली जो लोकेशन है उसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि इट्स नियर बाय आवर कैपिटल, सबसे पहले। सेकेंडली, मरी की जो रोड एक्सेस है इट्स लाइक वेरी क्लियर। आप अगर अपने कैपिटल से ट्रैवल करते हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट लेके आते हैं, नेशनल लेवल के ऊपर आते हैं, तो कैपिटल से आप विद इन 40 मिनट्स जो है वो मरी में रीच करते हैं एंड बाय यूजिंग अ मोटरवे। मरी के ऊपर जो डिफेंस रोड जो कि आपको LOC तक कनेक्ट करवा रहा है वो बहुत ही शानदार, जो FWO के तावन से जो रोड बिल्ड किया गया है वो रोड की जो एक्सेस है वो बहुत अच्छी है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मरी की जो हाइट है, आप कह लें कि जिस तरह नारायण का खान को आप कंसिडर करते हैं, तो ये भी तकरीबन इसका जो मेन GPO सेंटर पॉइंट है वो बनता है 7000 अब प्लस की जो इसकी एलिवेशन है अबव द सी लेवल, जिसमें आपको वेदर बहुत जो है वो अच्छा मिलेगा। जैसे कि एक्सेस की बात की गई है, तो एक्सेस के साथ लिंक जो कुछ अट्रैक्टिव पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि आपकी मरी की जो एक्सेस है वो पूरा साल ओपन रहती है। अगर आप स्नोफॉल एंजॉय करना चाहें तो आप मरी में जा सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप बाकी टूरिस्ट स्पॉट्स की बात करते हैं जिनकी आपने जिक्र किया KP के अंदर, तो उनका जो सीज़न है वो लिमिटेड है। उनमें आप सर्दियों के विंटर सीज़न में आपको पता होगा कि रोड्स जो हैं वो आगे की क्लोज हो जाती हैं ड्यू टू स्नोफॉल। सो मरी का जो सीज़न है वो 12 महीने का होता है। एक इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। तीसरी बड़ी बात यह है कि मरी इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल के ऊपर बाकी टूरिस्ट स्पॉट से ज़्यादा डेवलप्ड है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की मैंने बात की, फिर जो शहरी सहूलियात है मरी के अंदर वो तमाम मौजूद हैं, बिजली है, गैस है, दीगर जो आपको सरकारी दफातर मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जितनी भी आपकी सरकारी जो अच्छे ऑफिसर्स हैं या मिनिस्टर्स हैं, उनकी मरी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हाँ, गवर्नमेंट का मरी के ऊपर एक ख़ास फोकस रहता है। तो ये चंद मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से हमने मरी को सिलेक्ट किया। और पहला रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि टूरिज़्म स्पॉट को सिलेक्ट करने की वजह ये थी कि वहाँ के ऊपर एक अच्छा रेंटल रिटर्न आता है।
अच्छा उमर, ठीक है, मुझे ये कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी सेंस हुई है कि आपने क्यों इस जगह का इंतखाब किया, मरी का इंतखाब क्यों किया। अब मरी में जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हुई हुई है, आप हम सारे रियल स्टेट के लोग हैं, हम जानते हैं कि टेक्निकली और इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो ख़ास तौर पे पुरानी कंस्ट्रक्शन है वो बड़ी ख़तरनाक है। मलिक रियाज साहब ने अपने एक कॉलम में स्पेशली हुकूमत को, उस वक्त की हुकूमत को ख़बरदार किया था कि यहाँ पर आप इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को ठीक रखने की कोशिश करें, अदरवाइज़ हम किसी बड़े डैमेज का शिकार हो सकते हैं। तो आपने जब ये साइट कर ली, तो अब इसका इंजीनियरिंग वर्क और इस प्रोडक्ट में ऐसे क्या फ़ीचर डाल रहे हैं, इस बिल्डिंग में ऐसे क्या फ़ीचर हैं जो इसको बाकी बिल्डिंग से मुमताज़ करेंगे, या कि ये ट्रेडिशनल किस्म की कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, इसमें इसमें क्या ऐसा कर रहे हैं आप? सर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे आपने बात की कि जो कंस्ट्रक्शन है उसमें सबसे जो मेन क्रिटिकल पॉइंट होता है वो ये कि हिली एरियाज़ के अंदर आपको बहुत ही कंस्ट्रेंट कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले तो बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है, जहाँ पे भी आप जब कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो उस बिल्डिंग की जो लैंड है उसका एक सर्वे कंडक्ट किया जाता है। देन वेट बीयरिंग कैपेसिटी देखी जाती है कि जितना बड़ा स्ट्रक्चर हम इस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा करने जा रहे हैं, क्या इस जगह की इतनी वेट बीयरिंग कैपेसिटी है। सॉइल टेस्ट होगा, आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स होती हैं जो कि आप देखते हैं, देन उसके ऊपर आप स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहली बात ये कि हमने ये सारे टेस्ट कंडक्ट किए और देन हमने ट्राई किया कि हम बेस्ट कंपनी चूज़ करें टू डिज़ाइन अवर प्रोजेक्ट। सो हमने ब्लू आर्क डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन को चूज़ किया, जिसके ऊपर हम एतमाद करते हैं, जिसको हम समझते हैं कि वन ऑफ द फाइनेस्ट डिज़ाइनर कंपनी जो है वो इस सिटी के अंदर में, मैं ज़ाती तौर पे मेरी ओपिनियन है। तो ब्लू आर्क ने इस प्रोजेक्ट को अपनी इसकी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और जितने भी इसके एस्पेक्ट्स थे उनको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो डिज़ाइन किया है, ताकि बिल्डिंग जो है वो दौरे जदीद के तमाम तकाजे पूरे कर सके। एंड व्हेन इट कम्स टू द एमिनिटीज़, एक तो बात होगी कि उसकी स्ट्रक्चरल बेस क्या थी। एमिनिटीज़ की अगर बात की जाए तो हमने कोशिश की है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एमिनिटीज़ एक टूरिज़म स्पॉट में रिक्वायर्ड होती हैं वो हम प्रोवाइड करें, और वो हैं क्या क्या, उसके ऊपर भी मैं चाहूँगा कि बात कर लूँ ताकि एलेबोरेट हो जाए। कि इसके अंदर हम लोगों ने कोशिश की है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे आपने देखा होगा करंटली फ्यूल प्राइसेस को, क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बड़ा एक्सपेंसिव हो गया और दुनिया का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, इको फ्रेंडली जो है वो टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। तो हमने अपनी इस बिल्डिंग के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया है कि अगर कोई बंदा इलेक्ट्रिक कार से ट्रैवल करके यहाँ तक आना चाहे तो उसके पास जो है वो प्रोविज़न मौजूद हो। देन हमने वास्ट कार पार्किंग प्रोवाइड की है जो अपने कस्टमर को, जिसमें मैं समझता हूँ कि मरी के सिटी के अंदर जो कार पार्किंग है उसका बहुत मेजर कंसर्न हमें देखने को मिलता है। सो वी प्लान्ड फॉर द पार्किंग इन आवर प्रोजेक्ट। देन हमने एलिवेटर्स यूज़ किए हैं, और सबसे जो बड़ी ख़ास बात है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कि ये मरी का पहला डिज़ाइनर प्रोजेक्ट है जिसके अंदर कैप्सूल लिफ्ट इंस्टॉल की गई है। आज तक आपने मरी के अंदर कैप्सूल लिफ्ट का नज़ारा नहीं देखा होगा। कैप्सूल लिफ्ट आपको 180 डिग्री व्यू जो है वो प्रोवाइड करता है, और हमारे प्रोजेक्ट की जो स्पेसिफिक लोकेशन है उसके नीचे बिल्कुल वैली है, तो जब आप लिफ्ट से आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको एक बहुत ही शानदार व्यू जो है वो देखने को मिलता है। देन आफ्टर दैट हमने अपनी रेजिडेंट्स को एक कम्युनिटी एरिया प्रोवाइड किया अपनी बिल्डिंग के अंदर, जहाँ पे वो अपने इवेंट्स को होस्ट कर सकते हैं। वो अपनी जो, जैसे कोई गेट टुगेदर आप प्लान कर रहे हैं तो आप उस कम्युनिटी एरिया को उस वक्त के लिए, उस दिन के लिए बुक कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। देन वी प्रोवाइडेड द प्रोविजन ऑफ एन ओपन टू द स्काई रेस्टोरेंट इन अवर बिल्डिंग। देन देर इज़ अ ग्राउंड फ्लोर कमर्शियल का एक फ्लोर है, सेपरेट डेडिकेटेड जो है रिसेप्शन है। ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग हमने अपनी इस बिल्डिंग के अंदर सर्विस डिपार्टमेंट्स का कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। अच्छा, मैं बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी तरीके से इसको समझाया है, बट मैं समझता हूँ उमर कि यहाँ पर बहरिया में और डीएचए में भी हमने देखा है कि कुछ बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं जब बिल्डर बेच के चला जाता है और उसके बाद उस बिल्डिंग की सरपरस्ती नहीं करता, या उस बिल्डिंग के सरपरस्त ना हो, तो वहाँ पर रेट गिर जाते हैं, वहाँ पर चीज़ बेचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आप ये सारे फीचर्स जो आप मुझे दिखा रहे हैं ये तो इतने अच्छे हैं, और मरी की साइट भी मैंने देखी हुई है, तो बड़ी आसानी से इंशाल्लाह हमारे इन्वेस्टर और हमारे कस्टमर इसमें एंगेज हो जाएंगे। बट आई थिंक कि बिल्डिंग को चलाना एक पूरा आर्ट है, एक पूरा काम है। तो आपने कहा कि ये सर्विस अपार्टमेंट होंगे, आपने पहले भी कहा कि ROI इसका बहुत अच्छा है। ROI इसका उस वक्त तक अच्छा है जब तक आप इसकी सरपरस्ती करेंगे, कंपनी इसको ओन करेगी, इन चीज़ों को चलाएगी।
तो इसका क्या मैकेनिज्म आपने सोचा हुआ है कि बेचने के बाद भी इन्वेस्टर को आप लोग सर्व करते रहेंगे, कंपनी सर्व करती रहेगी? तनवीर भाई, इसमें ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये एक दिस विल बी अ सेंट्रली मैनेज्ड बिल्डिंग। सबसे पहली बात कि इस बिल्डिंग को हमारा जो स्टाफ होगा, क्लीनिंग, प्लम्बिंग एंड एवरी जो अम्यूनिटी है उसको वेल मेंटेन्ड हम करने का इंशाल्लाह गोल रखते हैं, नंबर वन। नंबर टू ये कि देयर आर टू ऑप्शंस टू द इन्वेस्टर और बायर। जैसे कि मैंने बताया कि एक तो सर्विस डिपार्टमेंट है। अगर एक पर्सन खुद अपनी ज़ाती रेजिडेंस के लिए एज अ वोकेशन होम रखना चाहे तो वो ज़ाती तौर पे रखेगा। बिल्डिंग जो है वो उससे एक मेंटेनेंस चार्जेस लेगी, जिसके बदले में उसको जितनी भी ये इम्यूनिटीज़ एंड सर्विसेज मैंने बताई हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। और सेकेंडली, अगर वो बंदा कंपनी के थ्रू इसकी रेंटल मैनेज करना चाहता है, जैसे आपने देखा होगा हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सा फॉरेनर इन्वेस्टर है जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट उनकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे वेल मेंटेन नहीं किया जाता। तो हम ये ऑप्शन प्रोविजन दे रहे हैं कि कंपनी विल टेक केयर ऑफ द होल प्रॉपर्टी, और उसमें ट्रांसपेरेंसी का एस्पेक्ट हम ऐसे इंश्योर कर रहे हैं कि हमारी जितने भी अपार्टमेंट्स हैं उनके जो डोर लॉक्स हैं, ऑल डोर लॉक्स विल बी स्मार्ट। जो इंट्रेंस गेट है मेन, वो स्मार्ट होगा। जब भी उस स्मार्ट डोर को ओपन किया जाएगा तो वो जब ऑफिस से की इशू की जाएगी, उसका कार्ड इशू किया जाएगा, देयर विल बी अ रीज़न एसोसिएटेड विद दैट। उसके साथ एक रीज़न लगाई जाएगी कि ये कार्ड इस वक्त ऑफिस ने किस मकसद के लिए दिया है। तो जब वो क्लीनिंग के लिए दिया जाएगा तो उसका रीज़न क्लीनिंग लिखा जाएगा। जब वो अपार्टमेंट चेक इन चेक आउट वाया कस्टमर होगा तो उसकी ऑनलाइन अपडेट जो है वो कस्टमर के पास जारी होगी कि हमारा अपार्टमेंट कितने दिन रेंट पे रहा, उसकी क्या रेंटल इनकम आई। देन दैट इनकम विल बी शेयर्ड इन टू पार्ट्स। उस इनकम के दो हिस्से हम बनाएंगे। 60% जो है वो रेवेन्यू वो ओनर के पास जाएगा, जो फ्लैट ओन कर रहा होगा। 40% जो है वो कंपनी के पास जाएगा, जिसके अंदर कंपनी इसकी यूटिलिटीज़ जो मैनेज कर रही है और जितने भी अखराजात वीयर एंड टीयर जितनी भी है वो कंपनी इसी 40% रेवेन्यू के पार्ट से जो है वो लेके चलेगी। ठीक है, माशाल्लाह, ये अच्छा एक आपने इनिशिएटिव लिया है। मुझे ये बताएं कि आपका ये काम किस तरह से रियल स्टेट में एक कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से देगा, बिकॉज हमारा कारोबार उस वक्त तक कामयाब नहीं है जब तक हम कुछ वैल्यू जो है वो ऐसी प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो आपने ऐसा क्या सेंट्रल आइडिया बनाया हुआ कि आप ऐसी क्या कंट्रीब्यूशन या किस तरह से रियल स्टेट में आप रियल स्टेट को एलिवेट करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं? तनवीर भाई, जैसे कि हमारी पहले बात हुई, मैंने आपको ERP सोल्यूशन की बात की। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ क्योंकि आई एम फ्रॉम द IT इंडस्ट्री, तो मेरी जो मेजर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रियल इस्टेट इंडस्ट्री है वो हमारा ERP सोल्यूशन है, जिससे मैंने अपने रियल इस्टेट के जितने भी डेवलपर्स हजरात हैं उनको एम्पावर किया है कि वो जस्ट वन क्लिक के ऊपर अपनी कंपनी की सेल्स, मार्केटिंग, एवरी प्रोग्रेस, जितनी भी उनकी कंपनी की प्रोग्रेस है, ना सिर्फ प्रोग्रेस बल्कि प्रोजेक्शन कि मैं अगले 1 साल 1.5 साल बाद कहाँ खड़ा हूँगा, वो सारी की सारी उससे देख सकते हैं। ये सोल्यूशन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। इसके अंदर हमने कुछ ऐसे फीचर्स दिए हैं कि जो आज से पहले पाकिस्तान के अंदर, ये मेरा क्लेम है कि आज से पहले पाकिस्तान के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर ये सोल्यूशन नहीं पाएंगे। दिस इज़ रियली मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट, मेड बाय पाकिस्तानी पीपल फॉर पाकिस्तानी पीपल। माशाल्लाह, ग्रेट। आप कोई यंगस्टर्स को कोई मैसेज देना चाहें? हमारे बहुत सारे यंग लोग हैं इस वक्त यूनिवर्सिटी से फारिग हो रहे हैं और वो रियल स्टेट में अपना कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं, और खुशी की बात यह है कि मैक्सिमम इस टाइम एक बहुत बड़ा चंक जो यंगस्टर्स का है वो टेक के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही आज का रिवोल्यूशन है। तो आप उन लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? तनवीर भाई, इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं कोई भी इंसान जब किसी इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर बनाता है तो मैं यही चाहूँगा कि सबसे पहले तो किसी भी इंडस्ट्री में जाने से पहले उसका मार्केट साइज़ एवेलुएट करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले तो ये है कि रियल इस्टेट मार्केट को वो एनालाइज करें कि पाकिस्तानी रियल इस्टेट मार्केट का मार्केट साइज़ क्या है। इसके ऊपर डिफरेंट फैक्टर्स एंड डिफरेंट रिसर्चेज हैं जहाँ से वो ये डिटरमिन कर सकते हैं कि वो मार्केट कितनी बड़ी मार्केट के अंदर जाके काम करना स्टार्ट करने लगे। देन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द नॉलेज अबाउट द मार्केट, कि करंट जो मार्केट है उसको अंडरस्टैंड करना। और थर्ड चीज़ ये है कि जब वो इस फील्ड को सिलेक्ट कर लें, मैंने जैसे आपको बताया कि वो मार्केट साइज़ डिटरमिन करें एंड आफ्टर दैट वो मार्केट की जो स्टडी है वो करें, तो उसके बाद कंसिस्टेंसी आ जाती है कि जब आप एक फील्ड को चूज़ कर लेते हैं तो आपने उस फील्ड के अंदर कंसिस्टेंट रहना है। आपने अपना जो एरिया से, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो स्विचिंग के ऊपर आ जाएंगे, चीज़ों को एक फील्ड स्टार्ट की, देन अगेन उसके बाद कभी दूसरी फील्ड में स्विच कर लिया। तो आपने फिर कंसिस्टेंटली जो है वो अपनी उस इंडस्ट्री के ऊपर जो है वो फोकस्ड रहना है, और उसके बाद ये है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात जो है वो आपको रिजल्ट से जो है नवाजेगी।
ठीक है, माशाल्लाह, ग्रेट। बहुत अच्छा एडवाइस दिया आपने। अब इसमें मतलब मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि अब जहाँ हमारी मार्केट के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पर इसके अंदर चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। मतलब हमारा सरकार का जो निज़ाम है, आपने गवर्नमेंट के साथ अपने प्रोजेक्ट की कम्युनिकेशन कैसे रखी हुई है, ठीक है, एनओसीज़ का इस टाइम आपका क्या स्टेटस है, और इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं आपको इस वक्त जो आप काम कर रहे हैं? जैसा कि आपने बात की गवर्नमेंट के साथ लाइजोन कैसा है और जो लीगल स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट है उस पर मैं चाहूँगा कि ज़रूर बात करनी चाहिए। अल्लाह ताला के फजल से हमने जब प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो हमने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क किया अपनी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। इस वक्त जो पाकिस्तान रेवेन्यू का जो सिस्टम है, रेवेन्यू का जो डिपार्टमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे अप्रूव्ड हैं। रेवेन्यू की क्लियरेंस हमारे पास एनओसी मौजूद है। जो आपका हाईवेज़ का डिपार्टमेंट है हमारा मरी का, उससे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव्ड हैं। टीएमए जो तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का जो इदारा है, उसका जो बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे भी अप्रूव्ड है। तो हमारे पास ऑल रिक्वायर्ड एनओसीज़ जो हैं बफजल खुदा इस वक्त जो है वो मौजूद हैं, और साइट के ऊपर हमने कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर दिया है। और हमारा ये गोल है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से खैर वाला मामला हो तो हम इस प्रोजेक्ट को विद इन आवर गिवन टाइम जो है वो डिलीवर करेंगे। ओके, माशाल्लाह, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। बट राइट नाउ जो मैंने एक चीज़ ये देखी है कि अमूमी तौर पर हमारा जो बिल्डर, देसी कन्वेंशनल काम करने वाला बिल्डर है, वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करता, मैथ्स नहीं करता। उसको ये समझ नहीं आ रही होती कि इन्फ्लेशन कितना हिट कर रही है, हमने कितना पैसा बचाना है, कितना लगाना है। बहुत सारी चीज़ें, इन चीज़ों में मैंने लोगों को कंफ्यूज देखा है, बट मैंने आपको देखा कि आप बहुत सारी चीज़ों में अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं। ये अभी जो इन्फ्लेशन हिट कर रही है, अभी पेट्रोल प्राइस बढ़ा है और मज़ीद भी बढ़ने की जो है ना वो ख़बरें नज़र आ रही हैं कि मज़ीद बढ़ेगा महीने 2 महीने में। तो इस इन्फ्लेशन को आप कैसे देखते हैं और किस तरह से इससे प्रोजेक्ट और इन्वेस्टर को महफूज रखा जा सकता है? तनवीर भाई, जो इन्फ्लेशन का कंसेप्ट है और करंट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन है हमारे मुल्क की, इसको मैं बेसिकली 2 पर्सपेक्टिव्स में स्टडी करता हूँ। द फर्स्ट पार्ट इज़ फॉर कस्टमर, बायर ऑफ द रियल इस्टेट, एंड द सेकंड पार्ट इज़ फॉर द डेवलपर। कि डेवलपर के लिए क्या उसमें अपॉर्चुनिटीज़ या क्या जो है वो आप कह लें कि सिचुएशंस हैं, और बायर के लिए जो है वो क्या। सबसे पहले मैं बायर के बारे में बात करना चाहूँगा कि बायर के लिए इस वक्त इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव टाइम। क्यों? इसकी रीज़न क्या है कि आप देख रहे हैं कि आपकी जो पाकिस्तानी करेंसी है वो डिवैल्यू हो रही है, ठीक है, एंड जो इन्फ्लेशन रेट है इट्स वेरी हाई, इट्स लाइक गोइंग टू द स्काइज। जो अगर आप अपनी करंट सिचुएशन को देखें तो उस सिचुएशन के अंदर, ऐसे सिनेरियोज के अंदर आपके लिए ये बेटर होता है कि आप कोई अल्टरनेट एसेट बिल्ड करें, अपने एसेट को कैश से मूव करें, आप किसी अल्टरनेट ऐसे ग्रोइंग एसेट के अंदर जो है वो मूव कर जाएं, जिससे आप कल अच्छा जो है अगर लिक्विडेट करना चाहें तो आप अच्छी लिक्विडिटी आप हासिल कर सकें। तो इस वक्त करंटली जो मार्केट सिचुएशन है, जितने भी लोग हैं, जैसे फॉरेनर्स भी हैं, तो फॉरेनर्स को अच्छे एक्सचेंज रेट्स मिल रहे हैं। अगर वो पाकिस्तान के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मूव ऑन इन दिनों में करते हैं तो इन दिनों के अंदर उनकी अमाउंट्स अगर रियल इस्टेट में पार्क होती हैं तो दे विल इंजॉय ग्रेट एडवांटेजेस। क्योंकि अभी तक जो प्राइसिंग है वो अपने पुराने सिनेरियोज को कीपिंग इन माइंड द प्रीवियस सिचुएशंस, जो प्राइसिंग हैं वो चल रही हैं, और अगर आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट्स डाली जाएं तो बहुत अच्छे रिटर्न्स जो हैं वो इन्वेस्टर्स हासिल कर सकते हैं। अब सेकंड पर्सपेक्टिव जो मैंने बात की कि मैं डेवलपर्स की आई से कैसे देखता हूँ इस सिचुएशन को, तो सिचुएशन इज़ लाइक गोइंग टूवर्ड्स आप कह सकते हैं कि एक नेगेटिव साइड है। जो जितनी भी बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं, अगर डिफरेंट उनके बारे में भी बात करें तो उनको प्रेशर बिल्ड कर रही है बिजनेसमैन के लिए। मैं आपको एग्जांपल देता चलूँ कि व्हेन वी स्टार्टेड अवर प्रोजेक्ट, स्टील प्राइस वाज अराउंड 123, 123 के ऊपर जो है वो स्टील ट्रेड करता था, और आज की तारीख में मैं देखता हूँ कि ये 2 लाख प्लस पे, और प्रेडिक्शन ये है कि 2.5 लाख तक ये आगे आने वाले कुछ दिनों में मूव कर जाएगा। बट इस वक्त मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक सेटिस्फाइड सिचुएशन में हूँ रिगार्डिंग अवर प्रोजेक्ट, क्योंकि हमने इन्फ्लेशन की जो कैलकुलेशन एंड प्रोजेक्शंस थी फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, क्योंकि ये जो वर्क टाइप है हमारा वो वर्क इन प्रोग्रेस है, और इसके अंदर आपको हमेशा प्रोविजन रिस्क एनालिसिस रखना चाहिए। तो हमने अपने एक तो रिस्क एनालाइज किए हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम लोग एक बड़ी पॉजिटिव सिचुएशन के अंदर हैं। सेकेंडली ये है कि मैं अगले 4 माह में सिचुएशन को बेहतर होते हुए भी देख रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त करंटली जो पोलिटिकल सिचुएशन अराइज हुई है उसकी वजह से ज़रूर
एक फाइनेंशियल जो है वो स्ट्रेस बिल्ड हुआ है, बट आने वाले 4 महीनों में मैं अपने इस रियल इस्टेट इंडस्ट्री को अगेन एक बूम के ऊपर जाते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट्स इसमें अभी पार्क होना शुरू होंगी तो उनकी मोबिलिटी भी आफ्टर फ्यू मंथ्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से मैं इस सेक्टर को ग्रोइंग देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह ग्रेट उमर, डेट्स वाई मैंने आपको इस इंटरव्यू में बुलाया था कि जो अभी भी आपने इन्फ्लेशन के ऊपर, प्रोजेक्ट को रिलेटेड या मार्केट रिलेटेड जो आपने बात की है, ज़बरदस्त बात है। मैं समझता हूँ इन चीज़ों की सेंस हमारी यूथ में आ जाए, हमारे नए जो रियल एस्टेट में एंटर होने वाले लोग हैं, इन चीज़ों को अगर पहले से कैलकुलेट करके और चलें तो यकीनी तौर पे कामयाबी जो है उनको मिल सकती है, जिस तरह अल्लाह ताला ने आपको कामयाब किया है। मुझे अगर मैं आपको कहूँ कि आप एक जुमले में, 2 जुमले में ये बताएं कि आपकी कामयाबी का राज क्या है। तनवीर भाई, मैंने अपने जो फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए जैसे कि मैसेज कन्वे किया, जो फॉर्मुलेशन या फ्रेमवर्क मैंने उनको रिकमेंड किया, सेम लाइक दैट आई फॉलोड दैट फ्रेमवर्क, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंड पहली चीज़ ये है कि मार्केट एनालिसिस, अपना जिस मार्केट को आप टच करने जा रहे हैं उस मार्केट का आपके पास बड़ा एक्यूरेट करंट एनालिसिस होना चाहिए कि आप किस मार्केट साइज़ को जाके टैप करने जा रहे हैं। सेकेंड थिंग, आपकी नॉलेज अबाउट द मार्केट। थर्ड थिंग इज़ अपॉर्चुनिटी, कि आपने कौन सा गैप आइडेंटिफाई करके उस मार्केट के अंदर आप एंटर हुए हैं। और चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल कह लें या आप कह लें रेसिपी ऑफ सक्सेस इज़ कंसिस्टेंसी, कि आप जब मार्केट की ये सारी पहले वाले 3 स्टेप्स लेके आप आ गए हैं, अपॉर्चुनिटी आपने गैप फाइंड कर लिया है, तो देन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कंसिस्टेंसी, कि वो मैं ये समझता हूँ कि आपने एक दरिया में कश्ती डाली है और उसकी एक डायरेक्शन है, आप उसकी बैकवर्ड डायरेक्शन में कश्ती मूव नहीं करेगी, उसने आगे ही मूव करना है। तो कंसिस्टेंसी यही है कि आपने उसके किसी भी स्टेज ऑफ टाइम के ऊपर, किसी भी पीरियड ऑफ टाइम पे आपने कभी भी अपने आप को बैक मूव करने की कोशिश नहीं करनी और साइड पे, क्योंकि आप जब बैक मूव करेंगे तो कभी भी आप कामयाब नहीं है। वो जो जिस दरिया में आपने कश्ती डाली है ना, उसका जो फ्लो है वो आपको फिर जो है ना वो कभी भी वापस नहीं जाने देगा, वो डबो देगा। सो कंसिस्टेंसी इज द की। कश्तियाँ जला के पूरी रिसर्च करके मेहनत करें, काम करें, आगे बढ़ें, दैट्स द रेसिपी। ठीक है। That's the point. इसमें मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ, क्योंकि देखें अब हम लोग इस दुनिया में सिर्फ कोई पैसा कमाने के लिए तो आए नहीं हैं, और हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई ऐसा मेन फैक्टर चाहिए होता है। तो आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने वाला ऐसा कौन सा फैक्टर है, ऐसा मोटिवेशनल कौन सा फैक्टर है जो आपको पुश कर रहा है आगे की तरफ? जो सोच लेकर के मैं निकला हूँ अपने इस काम और इस कारोबार के अंदर, वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरी जो ज़ात है उससे मैं मैक्सिमम अपनी सोसाइटी को क्या बेनिफिट दे सकता हूँ। जैसे मैंने आपसे पहले बात की कि जो प्रोडक्ट हमने डेवलप की रियल इस्टेट के लिए, उससे हमने डेवलपर कम्युनिटी को एम्पावर किया टू प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स सबसे पहले। सेकेंडली, जिस प्रोडक्ट की तरफ हम रियल इस्टेट की प्रोडक्ट की तरफ जब हमने मूव किया, तो इससे भी हम लोगों का गोल ये है कि हम कैसे मैक्सिमम नफ़ा लोगों को पहुंचा सकें, मैक्सिमाइज़ कैसे कर सकें बेनिफिट टुवर्ड्स आवर सोसाइटी, और एक ऐसा वर्किंग मॉडल दें जिसके अंदर हम लोग एक फेयर एंड विन विन सिचुएशन क्रिएट करें, जिसमें हम शरीयत का भी ख्याल रखें, जिसमें हम अल्लाह ताला के बताए हुए कवानीन का भी ख्याल रखें, और लोगों के लिए एक फ़लाह वाला रास्ता जो है वो क्रिएट करें। माशाल्लाह ग्रेट उमर। जैसा कि व्यूअर्स आपने देखा कि यंग एंटरप्रेन्योर उमर शहजाद के साथ आज हमारा इंटरव्यू चल रहा है, और सो फार सो गुड। मैंने जितनी भी मालूमात, जो भी बातचीत मैंने उमर के साथ किया, आई रियली इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम, कि मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो इंसान के, उसके ऊपर मेहनत, लगातार कोशिश, जद्दोजहद करने से इंसान के सामने रास्ते खुल जाते हैं, और आपका सफ़र जो है वो जारी और सारी रहता है। और आखिर में आपने देखा कि उन्होंने कहा कि यार मतलब दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना, असल में दिस इज़ एसेंस ऑफ बिज़नेस जो उमर ने अपनाया हुआ है। और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, कि अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए। आप मुझे इंटरव्यू के आखिर में ये बताएं कि आपकी फेमस कोट कोई है ऐसी जो आप शेयर करना चाहें? जी श्योर, मैं बिल्कुल ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। ये जो कोटेशन है, इसने आप यकीन करें कि मेरी लाइफ को चेंज किया है, एंड समझने वालों के लिए इसके अंदर बहुत बड़ा पैगाम है अगर कोई बंदा इस चीज़ को समझता है। क्योंकि मैंने हमेशा से डिफरेंट बिजनेसेस एंड टास्क को ओपन माइंड के साथ जो है वो वेलकम किया। तो ये कोटेशन आज भी मेरा जो व्हाट्सएप स्टेटस है या जहाँ जहाँ मैं अपनी बायो में लिखता हूँ, तो मैं इस कोटेशन को हमेशा प्लेस करता हूँ। द कोटेशन इज़ एवरी अकम्पलिशमेंट स्टार्ट्स विद अ डिसीजन टू ट्राई। कोई भी, यस,
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एवरी अकम्पलिशमेंट स्टार्ट्स विद डिसीजन टू ट्राई। आपने कोई भी कारनामा ज़िंदगी में सरअंजाम देना है तो वो आपकी एक ट्राई से स्टार्ट होती है। सो डोंट हेजिटेट टू गेट ट्राई न्यू थिंग्स। कोई भी नई चीज़ अगर आपने शुरू करनी है तो आप इस चीज़ के रिजल्ट्स तो लेटर स्टेजेस के ऊपर आते हैं। सबसे पहले ये है कि आप देखते हैं दुनिया के अंदर कामयाब लोगों को, तो जब वो आज इस कामयाबी पे पहुंचे हैं तो यकीनन उन्होंने कहीं ना कहीं से स्टार्ट लिया था, उन्होंने इस चीज़ को ट्राई किया था। दैट्स वाई दे आर हेयर टुडे। सो मैं ये अपने यंग लोगों को, नए आने वाले दोस्तों को और अपनी यूथ को ये पैगाम दूंगा कि वो हमेशा नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें एक ओपन माइंड के साथ। माशाल्लाह, ग्रेट। उमर भाई, आपके साथ आज इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा। आपका जो अभी फाइनल पॉइंट है, मैं समझता हूँ फियर ऑफ फेलियर। आई थिंक कि उमर भाई ने जो फाइनल पॉइंट बनाया है, मैं आप लोगों की तरफ से भी उमर भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन्होंने आज कीमती वक्त निकाला, हमारे साथ शामिल हुए और इन्होंने जो फाइनल बात की है फियर ऑफ फेलियर, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो करंट सूरत हाल बनी हुई है उसके अंदर भी फियर फैक्टर पे इमरान खान साहब भी बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। आज उमर ने भी यही बात की है कि जब तक हम या जितने यंगस्टर या जितने लोग भी हैं अपने फियर ऑफ फेलियर या मुख्तलिफ़ किस्म के जो खौफ होते हैं इंसान के अंदर, जब तक आप उन पर काबू नहीं पाते हैं और किसी चीज़ को करने की कोशिश नहीं करते हैं तो जाहिर है कि आपके सामने रास्ता नहीं खुलेगा। हो सकता है आप पहली अटैम्प्ट करें, काम ना हो, दूसरी अटैम्प्ट करें, थोड़ा सा बेहतर हो जाए, तीसरी अटैम्प्ट करें तो वो अकम्पलिश हो जाए। यही बात उमर ने भी की कि इनकी जो इनकी ज़िंदगी को ड्राइव करने वाली एक ऐसी कोटेशन कि कोई भी कामयाबी जब तक आप कोई काम इनिशिएट नहीं करेंगे, शुरू नहीं करेंगे, वो आगे नहीं बढ़ेगा। उमर, मैं आपका फिर एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ और व्यूअर्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक नए इंटरव्यू के साथ, नई पर्सनैलिटी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।